है 1 into 10 raised power 7 electrons pass through a conductor in 1 microsecond। सबसे पहले हमें गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डाटा के अंदर सबसे पहली चीज़ है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर 10 raised power 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये तादाद है इसलिए कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट, इन 1 माइक्रोसेकेंड टाइम हमें गिवन है 1 microsecond 10 raised power -6 seconds। Find the current in ampere flowing through the conductor। आपने करंट फाइंड करना है कि कंडक्टर में से कितना करंट पास कर रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करना है करंट। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। हम जानते हैं बच्चों करंट इक्वल होता है Q/T। टोटल चार्ज हमें तो गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इट इज़ 1.6 10 raised power -19। ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं I विल बी इक्वल टू N into E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब इतने इलेक्ट्रॉन गुजरे ना, एक जब गुजरता है तो तब इतना चार्ज होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन पास करता है तो तब एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है उसको मैं E माइनस से लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 1.6 10 raised power -19 कूलम। तो अगर इतने चार्जेस गुजरेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइडेड बाय टाइम t, दैट इज इक्वल टू 10 raised power -6। I is equals to N, number of electrons 10 raised power 7, E 1.6 10 raised power -19 divided by 10 raised power -6। 10 raised power 7 10 raised power -6 इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें 10 raised power 13, so current will be equal to 1.6 10 raised power plus 13 minus 19। so I will unit ampere लगा दें ऊपर, I is equals to 1.6 10 raised power -6 ampere। so ये है दी टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो उस सर्किट में से पास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a 0.75 करंट फ्लोज थ्रू एन आयरन वायर। कि एक आयरन वायर में से 0.75 करंट पास कर रहा है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। सो वैल्यू ऑफ करंट I इज इक्वल्स टू 0.75 एम्पियर। When a battery of 1.5 volt, V is equals to 1.5 volts is connected across its end, the length of the wire is 5 meter, capital L, length of the wire is 5 meter, the cross sectional area of the wire is 2.5 10 raised power -7, A is equals to 2.5 10 raised power -7 meter square। कंप्यूट द रेजिस्टिविटी ऑफ द आयरन। हमसे जो चीज़ पूछी गई है वो हमसे रिक्वायर्ड है रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, कि वायर की रेजिस्टिविटी कितनी है। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ न्यूमेरिकल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग करने के लिए यूँ है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है A। इस कंडक्टर की लेंथ आपको गिवन है कैपिटल L। इस कंडक्टर में से करंट 0.75, पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है। आपने फाइंड करके बताना है रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू कितनी होगी। तो रो के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रो इज इक्वल्स टू RA/L। सो अगर हम उस फॉर्मूले को यूज़ करें तो हम ये कह सकते हैं रो इज इक्वल्स टू RA/L। प्रॉब्लम ये है कि हमें इस R की वैल्यू नहीं पता, तो कोई बात नहीं, हम R की वैल्यू पुट कर देते हैं। R इज इक्वल्स टू V/I A/I। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा V × A/I
इंटू एल, रो इज इक्वल्स टू, वी की वैल्यू हमारे पास, वी की वैल्यू है 1.5, ए की वैल्यू है 2.5, 10⁻⁻7। उसके बाद नेक्स्ट इज करंट दैट इज 0.75 and last is length of the conductor that is 5 मीटर। अब हम इस चीज़ को अगर कंप्यूट करें तो कंप्यूट करने पर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आंसर आता है रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻7 ओहम मीटर। सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻7 ओहम मीटर। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 है जी, अ प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम वाइट गोल्ड को कहते हैं, अ प्लैटिनम वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम। एग्जाम्पल नंबर 3, अ प्लैटिनम वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, आर इज इक्वल्स टू 10 ओहम at 0 degrees Celsius, so it is R naught, not R, it is R naught, and 20 ohm at 273, RT is equals to RT is equals to 20 ohm at temperature 273। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो पुट करना है, हमने यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस पुट करना है। टेम्परेचर डिफरेंस जीरो के अकॉर्डिंग ही होता है ना, तो जब जीरो के अकॉर्डिंग होगा तो हमारे पास टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 273 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में होती है वही वैल्यू केल्विन में भी होती है, बिकॉज डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर, दोनों के अंदर नंबर ऑफ डिवीजन्स 100 ही है। डिग्री सेल्सियस 0 से 100 तक, डिग्री जो केल्विन है वो स्टार्ट होता है 273 से 373 तक। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम, मतलब आपने अल्फा के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड है हमसे वैल्यू ऑफ अल्फा, रिक्वायर्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो हमने अल्फा के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। वैल्यूज रिप्लेस करें, अल्फा इज इक्वल टू आर टी 20 माइनस 10 ओवर आर नॉट इंटू टी। आर नॉट की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 273। 10 से कैंसिल हो जाएगा ऊपर, अल्फा विल बी इक्वल टू 1 over 273, 1 divided by 273, so the answer comes as alpha is equals to 3.66 10 raised power minus 3, और यूनिट इसका, its unit will be equal to per Kelvin। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन एन ओपन सर्किट इज 2.2 वोल्ट। कि ओपन सर्किट के अंदर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 वोल्ट है। ओपन सर्किट का मतलब है कि अभी तक आपने इस बैटरी को सर्किट में कनेक्ट नहीं किया। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट न्यूमेरिकल नंबर 4 में इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास EMF की वैल्यू है। सो E विल बी इक्वल टू 2.2 वोल्ट। ठीक है, फिर सुन लें, उन्होंने कहा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन एन ओपन सर्किट इज 2.2 वोल्ट। मतलब यह है कि आपने एक बैटरी को सर्किट में लगाने से पहले, ओपन सर्किट की बात, कि उसका टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 2.2 वोल्ट। हमसे पूछा गया है व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, और रेजिस्टेंस हमें गिवन है R इज इक्वल्स टू 5 ओम्स।
and is connected across a resistance of 5 ohm, the potential falls to 1.8. तब पोटेंशियल वोल्टेज में ड्रॉप जो करता है दैट इज 1.8 वोल्ट्स. कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड हमारे से रिक्वायर्ड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट आई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. और दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई है एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. हमने यही दोनों चीज़ें फाइंड करके बतानी हैं. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी करंट को. करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू V ओवर R. I इज इक्वल्स टू V ओवर R. और यहाँ से अगर हम करंट को फाइंड करें तो I विल बी इक्वल टू V 1.8. R की वैल्यू है 5. 1.8 divided by 5. So the answer is 0.36. I is equals to 0.36 और करंट का यूनिट एम्प है. क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. तो EMF के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू I इंटू R प्लस I इंटू R. IR वोल्टेज उसको आप चाहें तो V पुट कर दें और नहीं पुट करना तो I इंटू R. मैं इसको ऐसे पुट करूँगा. क्यों मैं यहाँ से I को कॉमन लेने की सोच रहा हूँ. और अगर I को यहाँ से कॉमन लें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं E माइनस I इंटू R इज इक्वल्स टू IR. मैंने इधर प्लस हो रहा था इधर लाकर माइनस कर दिया. सो R विल बी इक्वल टू E माइनस I इंटू R ओवर R. वैल्यूज पुट कर दें. E की जगह पुट हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई बाय R की जगह हम पुट कर देंगे 5. सॉरी यहाँ पे माइनस आए. E माइनस 5 इंटू I की वैल्यू हमने अभी फाइंड की दैट इज 0.36 डिवाइडेड बाय द टर्म I. और अगर I की हम वैल्यू यहाँ पर फाइंड करें तो I की वैल्यू हमें गिवन है I जो यहाँ पर पुट होना है 0.36. इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें तो 2.2 माइनस 5 इंटू 0.36 इट विल बी 1.8 डिवाइडेड बाय 0.36. तो हमारे पास आंसर आता है 1.1. So the internal resistance of the battery is R is equals to 1.11. ठीक हो गया. ये है जी हमारे न्यूमेरिकल नंबर 4 था जी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल. नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5. और जो एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल नंबर 5 है वो किर्चॉफ सेकंड रूल के साथ डील करता है. उसकी पूरे के पूरे की हमें डायग्राम बनानी होगी. तो सबसे पहले हम उसकी ड्रॉ करेंगे ये डायग्राम. एग्जाम्पल नंबर 5. और ये मुश्किल नहीं है एग्जाम्पल, सिर्फ देखने में वो सर्किट थोड़ा सा है इस तरह का तो लगती है लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. एग्जाम्पल न्यूमेरिकल नंबर 5. तो एग्जाम्पल के अंदर कुछ यूँ है कि हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है सर्किट का कुछ यूँ. इसको हमने दरमियान से कर रखा है डिवाइड. और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अटैच की हमने. इस साइड से भी हमने यहाँ पर एक बैटरी है जी. इस बैटरी का मैंने पोर्शन छोड़ दिया. यहाँ पर हमने एक लगानी है रेजिस्टेंस. उसके लिए मैंने पोर्शन बीच में से स्किप कर दिया और लाइन जैसे बैठेंगे. सो ये बेसिक स्ट्रक्चर लाइन. यहाँ पर बैटरी लग जाएगी. यहाँ पर हमें लगानी है रेजिस्टेंस. यहाँ से हम सर्किट को करेंगे क्लोज. और नेक्स्ट यहाँ पर एक बैटरी अटैच होनी है. यहाँ पर रेजिस्टेंस अटैच होनी है एंड दैट्स इट. और यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देंगे. दरमियान में एक बैटरी है जी. यहाँ पर उसका भी EMF E2 भी है. और उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ से हम इसको कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है. इसका पोटेंशियल है E1. इस बैटरी का पोटेंशियल है हमारे पास. यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1. यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है E2. यहाँ पर हमारे पास इसके लिए जो रेजिस्टेंस है इसके साथ यहाँ पर है R2.
यहाँ पर जो बैटरी है दैट इज E3 और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज R3। नेक्स्ट, कैलकुलेट द करंट्स इन द थ्री रेजिस्टेंसेस एज शोन इन द फिगर। सामने जो डायग्राम बनी है आपने इसके अंदर करंट्स की वैल्यू बतानी है। मतलब इसका ये है कि इस रेजिस्टेंस में से जो करंट पास करेगा, इस रेजिस्टेंस में से जो करंट पास करेगा दैट विल बी I1, इस रेजिस्टेंस में से जो पास करेगा दैट विल बी I2 और इस रेजिस्टेंस में से जो करंट होगा दैट विल बी I3। यहाँ पर अब जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन आई थिंक कुछ यूँ गिवन है, दैट इज उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है I1 और यहाँ पर जो सर्किट में करंट गिवन है इसकी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज दैट इज I2। अब यहाँ पर वर्किंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान से हम इन लूप्स को सबसे पहले नाम दे लेते हैं। ये पॉइंट है A, B, C, D, E और F। अब हमने करना क्या है, हमने दोनों लूप्स के लिए सबसे पहले लिखनी है इक्वेशन। अगर हम दोनों लूप्स के लिए इक्वेशन लिखें तो दोनों लूप्स के लिए इक्वेशन कुछ यूँ होगी, E3, यहाँ पर सबसे पहले मैं लूप सॉल्व कर रहा हूँ A B C D A। पहले लूप हम लिख रहे हैं A B C D A, ये मतलब A से B, B से C, C से D और D से A। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम B से A से B की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं, B से C की तरफ जाएं तो पोटेंशियल का ड्रॉप है, बड़े टर्मिनल से एंट्रेंस है, छोटे टर्मिनल से एग्जिट है, सो इट विल बी इक्वल टू -E1। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस R1, तो यहाँ पर होगा I1 R1। नेक्स्ट चलें C से D पर कोई कंपोनेंट नहीं, D से A की तरफ चलें तो इस रेजिस्टेंस R2 में से दो करंट पास कर, और हमने सीखा था जब दो करंट पास कर रहे हों तो जिस करंट को हम लेकर चल रहे हैं वो पहले लिखा जाएगा, दूसरा करंट बाद में होगा। और यहाँ पर R2। नेक्स्ट चीज़ E2, और E2 विल बी इक्वल टू, ये ऐड होगी प्लस के तौर पर, क्योंकि आप छोटे टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं, बड़े टर्मिनल से एग्जिट होकर पॉइंट ए तक पहुँचे। नेक्स्ट इसमें वैल्यूज़ गिवन होंगी कुछ हमें। अगर हम उन वैल्यूज़ की बात करें तो हमें डाटा के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है वो गिवन है जी, R1 की वैल्यू है 10 ओम, R1 इज इक्वल्स टू 10 ओम। R2 के लिए हमें वैल्यू गिवन है 30 ओम। R3 के लिए हमें वैल्यू गिवन है 15 ओम। R3 इज इक्वल्स टू 15 ओम। उसके बाद E1 40, E2 60, E3 50। ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को ज़हन में रखकर अगर हम डायग्राम नेक्स्ट कंप्लीट करें, हम अपना दूसरा लूप इसके लिए लिखें तो दूसरा लूप यूँ लिखा जा सकता है। दूसरे लूप के लिए अगर आप वैल्यूज़ पुट करें, हम स्टार्ट कर रहे हैं लूप नंबर 2 फ्रॉम F to A, then A to D, then D to E and E to F. So F A D E F, तो F से A तक तो कोई कंपोनेंट नहीं है। A पे चलें तो पॉइंट A के ऊपर बैटरी ऑपोजिट लगी है -E2। उसके बाद रेजिस्टेंस R2 है तो -I2 I1 R2। D से E तक कोई कंपोनेंट नहीं है, E से अपवर्ड मूव करें F की तरफ तो -I2 R3। और यहाँ पर छोटे टर्मिनल से एंट्रेंस, बड़े टर्मिनल का एग्जिट है तो E3 की वैल्यू प्लस के साथ आएगी, E3 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इन दोनों में वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करने पर हमें कुछ ना कुछ सिचुएशन मिल जाएगी। सो इफ़ वी पुट द वैल्यूज़, E1 की वैल्यू है 40 -40 माइनस I1 की वैल्यू है 30 इंटू R1 हमें गिवन है 10। सॉरी, I1 की वैल्यू हमें नहीं गिवन थी, I1 और I2, ये तो I1 की वैल्यू हमें नहीं गिवन, सॉरी फॉर दिस।
I1 और I2 की वैल्यूज हमें नहीं गिवन, तो वो मैंने गलती से पुट कर दी I1 की वैल्यू, I1 एज इट इज़ लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ R1 की वैल्यू है 10, उसके बाद माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2 की वैल्यू है 30 प्लस E2 एंड E2 इज 60 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करने पर हम कुछ बेसिक वैल्यूज़ को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं -40 प्लस 60 इज इक्वल टू 10I1 प्लस I1 माइनस I2 इंटू 30। मैंने किया क्या है, 60 और 40 को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया, इस फैक्टर को राइट साइड पे शिफ्ट करवा दिया 10I1, और ये वाला फैक्टर भी हमने यहाँ पर राइट साइड पे शिफ्ट करवा दिया, तो बाहर माइनस था उसको हमने प्लस ले लिया। नेक्स्ट चीज़, यहाँ से जो माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है 20, इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालें तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 10 कॉमन, और यहाँ पर बाकी रह जाएगा I1 प्लस 30 में से 10 कॉमन जा चुका है, 3I1 माइनस 3I2, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लें, दैट विल बी इक्वल टू 4I1। सो 10 उधर 20 पे डिवाइड हो जाए 2, 4I1 माइनस I2, सो 3I2 माइनस 3I2। सो नेक्स्ट चीज़, इस इक्वेशन पे मूव करें, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने पर माइनस E2 की वैल्यू है 60, माइनस के साथ माइनस I2 I1 ये हमें नहीं पता, I2 माइनस I1 इंटू R2 की वैल्यू है 30, माइनस I2 हमें फिर से नहीं पता, R3 की वैल्यू है 15 प्लस E3, और E3 की वैल्यू है 50। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट इसमें भी उसी तरह विच इज़ इक्वल टू 0, और इसमें भी यूँ ही करें कि इस -60 और इस 50 दोनों को राइट साइड पे मूव करवा दें, या इनको नहीं करवाना तो दूसरे फैक्टर्स को करवा दें, इट डजेंट मैटर। तो मैं इन दोनों माइनस वाले फैक्टर्स को उधर मूव करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा -60 प्लस 50 विच विल बी इक्वल टू, ये माइनस साइन उधर जाकर प्लस का, I2 माइनस I1 इंटू 30 प्लस 15I2। यहाँ से कॉमन 15 और 30 में से कॉमन क्या मिलेगा, हमें 15 कॉमन मिल जाएगा, तो -60 इंटू 50, -60 इंटू 50 को मैं लिखूँगा -10 विच इज़ इक्वल टू I2 माइनस I1 30, तो 15 कॉमन, तो 2 इंटू I1, 2 इंटू I2 माइनस 2 इंटू I1 प्लस 15 का सिर्फ और सिर्फ I2 और कॉमन लेके यहाँ पर हम लिख लेंगे 15। ठीक है, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन आप खुद से कोशिश करें, अच्छे अंदाज में आप कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। सो -10 इज इक्वल्स टू 2I1 और I1 3I2 हो जाएगा, -2I1, और 15 को लाकर इधर डिवाइड कर दें तो -10 ओवर 15 दैट विल बी इक्वल टू -2/3, 3I2 माइनस 2I1। सो इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ 1 का, इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं 2 का। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लेता हूँ किसी एक पैरामीटर को। मैं यहाँ से जो पैरामीटर फाइंड कर रहा हूँ, मैं I2 फाइंड कर रहा हूँ, इट्स अप टू यू, आप जो मर्ज़ी पैरामीटर फाइंड कर लें। तो यहाँ पर 3I2, ये माइनस हो रहा है, राइट साइड पर आके प्लस होगा, -2/3 प्लस 2I1, और 3 को इधर डिवाइड कर दें। अगर हम 3 को यहाँ पर डिवाइड करें, सो I2 विल बी इक्वल टू -2 प्लस 2I1, यहाँ पर 3 आकर डिवाइड हो तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पर 3 डिवाइड हो तो एज इट इज़ इट विल बी रिटन एज 3।
नेक्स्ट हमने I2 की वैल्यू निकाल ली। अब इस I2 की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो डायग्राम की आई थिंक की ज़रूरत अभी नहीं है। बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर I2 को पुट कर दें तो ये इक्वेशन यूँ हो जाएगी 2 इज इक्वल्स टू 4I1 माइनस 3 इंटू माइनस 2/9 प्लस 2I I1 ओवर 3। तो इस इक्वेशन से हम I1 फाइंड कर ही लेंगे बिलाखिर। सो 2 इज इक्वल्स टू 4I1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, सो प्लस 6 3 9 कैंसिल, तो माइनस 2/3 और 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 3 से कैंसिल, माइनस 2I1। नेक्स्ट 4 और इसको माइनस कर दें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, देन आंसर विल बी इक्वल टू 4I1 माइनस 2I1। इस 2/3 को इधर लाकर सब्ट्रैक्ट करें, 2 माइनस 2/3 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा I1 विल बी इक्वल टू, हम इसको यहाँ से थोड़ा सा रेस करें, ये डाटा दोबारा से लिखना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू सारी की सारी डायग्राम पे थी। 2 माइनस 2/3, सो वी कैन राइट इट एज 3 2 6 minus 2 over 3 is equals to 2I1, 6 minus 2, it will be equal to minus 4 over 3 is equals to 2I1, so we can say that I1 is equals to 2/3 ampere। ये होगी वैल्यू I1 की। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू I2 की। सो I2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम Y1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, 2 विल बी इक्वल टू 4 इंटू I1 है 2/3 माइनस 3I2, और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 3I2 इज इक्वल टू 8/3 माइनस 2। रीअरेंज किया, इसको उधर ले जाकर प्लस कर दिया, 2 को यहाँ पर लाकर माइनस कर दिया। सो अगर मज़ीद इसको लिखें तो 3/2 इज इक्वल टू 8 minus 6/3 by taking LCM. So I2 will be equal to 8 minus 6 2 and 3 into 3 9. So finally हमने I1 और I2 की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब वो रेजिस्टेंसेस चूँकि मैंने रेज कर दी तो हमसे पूछा ये गया था कि आपने बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। हमने R1, R2 और R3 में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, रेजिस्टेंसेस में से कितना करंट गुजर रहा है वो फाइंड करके बताना है। तो अगर आप अपने डायग्राम में देखें तो यहाँ पर बनी हुई थी R1, दरमियान में बनी हुई थी रेजिस्टेंस R2 और यहाँ थर्ड बनी हुई थी R3। अब इस रेजिस्टेंस में सिर्फ एक ही करंट गुजर रहा है, दैट इज़ I1। R1 में से एक ही करंट है I1, R2 में से दो करंट में से भी एक ही करंट, R3 में से भी एक ही करंट गुजर रहा है, दैट इज़ I2। जबकि ये जो दरमियान वाली है इसमें से दो करंट गुजर रहे हैं, I1 भी पास कर रहा है, इसमें से I2 भी पास कर रहा है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। सो इन दोनों का डिफरेंस और इन वैल्यूज़ को हम किस तरह से लिखेंगे, तो हम यूँ इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। करंट थ्रू R1 विल बी इक्वल टू, जितना I1 है उतना होगा, विल बी इक्वल टू I1 दैट इज इक्वल्स टू 2/3, और 2/3 को मैं सॉल्व करूँ 23 6 और 18 0.666 एम्पेयर करंट थ्रू R2। अब R1 और R2 में से बड़ा कौन है? I1 और I2 में से जो बड़ा होगा तो बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस होगी। तो पहले मैं करंट थ्रू R3 देख लेता हूँ। करंट थ्रू R3 में से जो करंट पास कर रहा है तो वो एक ही करंट है I2, दैट इज इक्वल्स टू I2 विच इज़ इक्वल्स टू 2/9 20, 9 9 2s are 18,
सो 0.222 एम्पेयर। सो इसका मतलब ये हुआ कि I1 I2 से बड़ा है। सो R2 में से जो करंट पास होगा दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ I1 माइनस I2। सो इन दोनों को अगर डिफरेंस करके लिखें तो द आंसर विल बी इक्वल टू 0.444 एम्पेयर। ठीक है, यहाँ पर भी 6 लिख लें क्योंकि रिकरिंग है ना। सो ये थे जी हमारे करंट्स थ्रू द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3।